नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 6 हिस्ट्री डीसी थर्ड का जो है छठा महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, लॉर्ड रिपन के सुधारों का विवेचना कीजिए। लॉर्ड रिपन ने जो है भारत में क्या सुधार किया था, इसके बारे में जो आपको पूछा गया है। तो चलिए बिना देर किए जो है इसको डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। लॉर्ड रिपन जो है 1880 ईस्वी में भारत का वायसराय बनकर आया और यह जो है 1884 ईस्वी तक पद पर रहा था। यह व्यक्ति जो था वह एक उदारवादी विचारधारा का व्यक्ति था, जिसके कारण ही जो है इन्होंने अपने नीतियों से लाखों भारतीय लोगों का दिल जीत लिया था। रिपन ने भारतीयों की समस्याओं को दूर करने के लिए जो है उनके साथ सहानुभूति व्यवहार किया। उसने भारतीयों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो है लिटन द्वारा पारित सभी आपत्तिजनक अधिनियमों को रद्द कर दिया तथा उनमें सुधार करने का प्रयास किया। लॉर्ड रिपन के बारे में कहा जाता है कि जितने भी अधिनियम को लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, जो आपत्तिजनक अधिनियम था उनको रद्द कर दिया गया। यह मात्र एक ऐसा वायसराय था जिसने भारतीयों के समस्याओं को सुना और उनके दुख सुख में उनका साथ दिया। लॉर्ड रिपन के बारे में कहा जाता है कि यह मात्र एक ऐसा वायसराय था जिन्होंने भारतीयों के समस्याओं को सुना और उसको समाधान करने का प्रयास किया। इसलिए किया क्योंकि यह एक उदारवादी विचारधारा का व्यक्ति था, जिसके कारण इन्होंने भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाहा। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है, लॉर्ड रिपन के सुधारों। लॉर्ड रिपन ने क्या सुधार किया था? तो जब रिपन भारत आया था उस समय भारतीयों की स्थिति जो है बहुत ही खराब थी। ब्रिटिश सरकार की दमन नीति के कारण भारतीय लोग काफी परेशान थे, क्योंकि जितने भी वायसराय आते थे, जितने भी गवर्नर जनरल आते थे, वह अपने हित में कानून बनाकर चले जाते थे, जिसको जो है भारतीय लोगों को ही भुगतना पड़ता था। इसीलिए जो है ब्रिटिश सरकार की दमन नीति के कारण भारतीयों की स्थिति काफी खराब थी। रिपन ने भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके साथ सहानुभूति व्यवहार किया। इनका उद्देश्य था कि भारतीयों के साथ जो है अच्छा व्यवहार करके ही हम इसका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय बनने के बाद जो है प्रशासनिक क्षेत्रों में इन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधार किया था, जो हम लोग कुछ बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया प्रथम कारखाना अधिनियम 1881। इन्होंने प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया था? तो 1881 में लाया था। लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में पहला कारखाना अधिनियम को लागू किया था। इस कानून के तहत जो है कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया, क्योंकि मजदूरों के साथ जो है अंग्रेजों द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उनसे जबरन कारखानों में कार्य करवाया जाता था। यह कानून जो है सिर्फ उन कारखानों पर लागू होती थी जहां पर 100 से अधिक लोग काम करते थे, यानी जिस कारखाने में 100 से अधिक मजदूर कार्य करता था वहां पर यह नियम इसका लागू होता था। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है कारखाने में काम करवाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे से आप कारखानों में कार्य नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा जबकि यह भी कहा गया था कि जो 12 वर्ष के कम की उम्र के है या 12 वर्ष की उम्र का बच्चा है, उनसे केवल जो है 9 घंटे तक कार्य करवाया जा सकता था। 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं करवाया जा सकता था। रिपन ने यह भी आदेश दिया था कि जितने भी खतरनाक मशीन है उन मशीनों के चारों ओर जो है बाड़ा लगाया जाए। बाड़ा मतलब सेफ्टी लगाया जाए, ताकि जो है मजदूरों को कम से कम खतरा उठाना पड़े। इसके अलावा मजदूरों के कार्यकाल के समय को निर्धारित किया गया। पहले मजदूरों को जो है अनिश्चित समय तक काम करवाया जाता था, कभी कभी 8 घंटा, कभी कभी 10 घंटा, कभी कभी 12 घंटा। तो यहाँ पर 8 घंटे को जो है समय निर्धारित किया गया। इसके अलावा जितने भी मजदूर हैं उनको प्रत्येक दिन कम से कम 1 घंटे की दैनिक अवकाश दिया गया। इसके अलावा जो है महीने में 4 दिनों की अवकाश दिया गया, 4 दिनों की छुट्टी दी गई। यानी कारखाने में जितने भी मजदूर काम करने जाते हैं उनको दैनिक अवकाश 1 घंटा दिया जाएगा। उसके बाद 1 महीने में 4 दिन छुट्टियां दी जाएगी। इस अधिनियम के तहत बच्चों का जो शोषण पहले बहुत अधिक हो रहा था, उसके तुलना में अब बच्चों के प्रति जो है शोषण कम हुआ, जो भारतीय औद्योगिक क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण निर्णय था, एक महत्वपूर्ण सुधार था। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है, वर्नाकुलर अधिनियम को रद्द करना। वर्नाकुलर अधिनियम क्या था? तो यह एक जो है प्रेस अधिनियम था। लॉर्ड रिपन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य वर्नाकुलर अधिनियम को रद्द करना माना जाता है। इस अधिनियम को किसने लागू किया था? तो जब वायसराय लॉर्ड लिटन आया था तो उन्होंने जो है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को लागू किया था, जिसके द्वारा जो है समाचार पत्रों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। जितने भी हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते थे उन पर जो है पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई थी वर्नाकुलर अधिनियम के द्वारा। रिपन ने 1882 ईस्वी में समाचार पत्रों पर लगा प्रतिबंध को हटा दिया और कहा कि जो है अब हिंदी भाषा में भी प्रकाशन किया जा सकता है क्या प्रेस को, समाचार पत्र को, जिससे भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों की तरह ही प्रकाशन की स्वतंत्रता दे दी गई। जब लॉर्ड रिपन भारत आया तो इन्होंने भारतीय भाषा में जो समाचार पत्रों पर पाबंदी लगा दी गई थी
उनको स्वतंत्रता दे दी गई और कहा गया जिस प्रकार से अंग्रेजी भाषाओं का समाचार पत्रों को प्रकाशित किया जाता है उसी प्रकार से आप हिंदी भाषाओं में भी समाचार पत्रों को प्रकाशित कर सकते हो। जब हिंदी भाषा में समाचार पत्रों का प्रकाशन करने का अनुमति दे दिया गया तो हिंदी भाषा में अब जो है बहुत सारे समाचार पत्रों को प्रकाशित किया गया। लॉर्ड रिपन के इस कार्य से जो है भारतीय लोग काफी खुश हुए। भारतीय लोग मतलब जो प्रेस प्रकाशक थे वह काफी खुश हुए। तीसरा पॉइंट बनाना है हंटर आयोग की स्थापना। हंटर आयोग की स्थापना क्यों करी गई थी और यह आखिर क्या था? लॉर्ड रिपन ने जो है शिक्षा के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण सुधार किया था। उसने 1854 में वो डिस्पैच के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया था उसकी जांच करने के लिए ही जो है इन्होंने एक कमीशन गठित की। चूंकि यहाँ पर जो विलियम हंटर था इस आयोग का जो अध्यक्ष था इसीलिए इसका नाम हंटर आयोग पड़ा। 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन को गठित किया गया था जिसका अध्यक्ष कौन था? सर विलियम हंटर, जिसका उद्देश्य था शिक्षा के क्षेत्रों में जांच करना तथा उसमें सुधार करना। हंटर कमीशन में जो है विलियम हंटर के अलावा 20 और सदस्य शामिल था जिनमें से 8 सदस्य जो था वो भारतीय लोग शामिल था जिसको यह निर्णय लेना था कि शिक्षा के क्षेत्रों में क्या सुधार हुआ है या इसमें क्या सुधारा जा सकता है। इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य था प्रारंभिक शिक्षा में सुधार और विस्तार करने के लिए उपाय ढूंढना। इस आयोग का क्या उद्देश्य था? इस आयोग का उद्देश्य था कि प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्रों में बढ़ावा देना, उनको विस्तार करना, उसमें सुधार करना। आयोग ने यह निर्णय दिया कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार करने की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार को होगी। राज्य सरकार जो है प्राथमिक शिक्षा यहाँ के नागरिकों को दे। इसके अलावा आयोग ने स्कूलों में पुस्तकालयों एवं फर्नीचरों की व्यवस्था करने के लिए कहा। यहाँ पर जो है इस आयोग ने कहा कि स्कूलों में अगर पुस्तकालय नहीं है तो पुस्तकालय की व्यवस्था कराई जाए। अगर वहां पर फर्नीचरों की व्यवस्था नहीं है यानी टेबलों की व्यवस्था नहीं है तो वहां पर टेबलों की व्यवस्था करी जाए। छात्रों से जो फी ली जाए वह उनके आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही ली जाए। ऐसा नहीं कि किसी का आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब है और उससे आप अधिक फी ले रहे हो। जिन छात्रों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है उनको छात्रवृत्ति देने की सुविधा की जाए। जिन छात्रों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब था, बहुत ही दयनीय थी, उनको छात्रवृत्ति देने की बात कही गई। मुसलमानों एवं स्त्रियों के शिक्षा के क्षेत्रों में भी बढ़ावा दिया जाए। मुसलमानों के स्त्रियों के शिक्षा के क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए कहा गया क्योंकि दोस्तों मुसलमानों में जो महिलाएं थी उन्हें पर्दा प्रथा में रहना होता था। यही कारण है कि मुसलमानों में स्त्रियों की शिक्षा बहुत खराब थी जिसके कारण इन्होंने मुसलमानों एवं उनके स्त्रियों में शिक्षा के क्षेत्रों में बढ़ावा देने की बात कही। इस तरह से लॉर्ड रिपन ने शिक्षा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किया था। दोस्तों यहाँ पर केवल मुस्लिम महिलाएं नहीं बल्कि जो हिंदू महिलाएं थी उनको भी पहले शिक्षा में भाग लेने नहीं दिया जाता था। वह घर में जो है 4 दीवारों के अंदर कैद रहती थी, घर के सारी जिम्मेदारी को उठाती थी। तो उस समय जो है महिलाओं को शिक्षा का उतना अधिक अधिकार नहीं दिया गया था, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम महिलाएं हो। तो यहाँ पर जो है स्त्रियों के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहा गया था। चौथा आपको पॉइंट बनाना है स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना। रिपन का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है वह स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना माना जाता है। आप जो पंचायती राज्य व्यवस्था देख रहे हो, नगर पालिका देख रहे हो, ये सभी क्या ये स्थानीय स्वशासन ही तो है जिसकी नींव जो है लॉर्ड रिपन द्वारा रखा गया था। उदारवादी विचारधारा होने के कारण जो है रिपन ने स्थानीय स्वशासन के पक्ष में था। लॉर्ड रिपन एक उदारवादी विचारधारा का था, यही कारण है कि यह जो है स्थानीय स्वशासन के पक्ष में था ताकि स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था को बेहतर ढंग से चलाया जा सके। लॉर्ड रिपन ने जो है 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जो भारतीय स्थानीय स्वशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इस प्रस्ताव के अनुसार देश में नगर पालिका होगी, जिला परिषद होगा और स्थानीय बोर्ड को स्थापित किया गया ताकि जो है इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सफाई के लिए ध्यान रखा जा सके। इस स्थानीय स्वशासन को जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी को सौंपा गया। जो स्थानीय स्वशासन को गठित की गई उसको यह जिम्मेदारी दी गई कि स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, शिक्षा या सफाई के क्षेत्रों में आपको कार्य करनी है। साथ ही रिपन ने प्रांतीय सरकारों से कहा कि वह स्थानीय स्वशासन के लिए एक निश्चित रकम सौंप दे। इसके अलावा जो प्रांतीय सरकार थी उनको कहा गया स्थानीय प्रशासन को एक निश्चित रकम को सौंप दिया जाए ताकि वह स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई संबंधित कार्यों को कर सके। उसके बाद 5वां पॉइंट बनाना इंडियन सिविल सर्विस में सुधार का प्रयास। जब भारतीय लोग इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करते थे तो उन्हें परीक्षा देने के लिए कहाँ जाना होता था? उन्हें लंदन जाना होता था क्योंकि सिविल सर्विस की जो परीक्षा का केंद्र था वह केवल लंदन में ही था।
जिसके कारण भारतीयों के लिए परीक्षा देना अत्यंत कठिन था। हकीकत की बात यह है दोस्तों कि उस समय जो भारत में गरीब वर्ग थे बहुत अधिक संख्या थी। ऐसे में लंदन जाकर उन्हें एग्जाम देना उन्हें बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और यहाँ पर केवल उच्च वर्ग के लोग, अमीर लोग ही परीक्षा देने जा पाते थे, जो जमींदार के बेटे होते थे, जो राजा के बेटे होते थे। बाकी जो आम जनता थी वह वैसे भी लंदन जाकर एग्जाम नहीं दे सकता था। रिपन ने जो है भारतीय छात्रों की समस्या को देखते हुए भारत में सिविल सेवा परीक्षा केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई कि भारतीय छात्रों की बहुत अधिक समस्या उठानी पड़ रही है, इसलिए भारत में ही जो है सिविल सेवा परीक्षा के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा। परंतु जो ब्रिटिश सरकार था उन्होंने रिपन के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि रिपन ने परीक्षा केंद्र भारत में स्थापित नहीं करा सका, यानी रिपन ने तो प्रयास किया था, लेकिन इन्होंने जो है भारत में परीक्षा केंद्र स्थापित नहीं करा सका। इसका कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को ही नहीं माना, इसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन इस परीक्षा में जो है सम्मिलित होने की उम्र पहले 18 साल थी, उसको बढ़ाकर इन्होंने 21 वर्ष कर दिया, ताकि जो है अधिक से अधिक भारतीयों को इसका लाभ मिल सके। उसके बाद छठा पॉइंट बनाना है आपको, जनगणना का प्रारंभ। भारत में पहली बार जनगणना कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड रिपन को ही दिया जाता है, जिन्होंने भारत में पहली बार जनगणना करवाया था, जिन्होंने जो है 1881 ईस्वी में कश्मीर और नेपाल को छोड़कर पूरे भारत का इन्होंने जनगणना करवाया था। और यह जनगणना को प्रत्येक 10 वर्षों के बाद कराने का आदेश भी दिया था कि प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना करवाया जाएगा। कहाँ पर? भारत में। जनगणना करवाने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो जनगणना करवाने के पीछे उद्देश्य माना जाता है भारतीयों की जनसंख्या एवं शिक्षा की प्रगति की जानकारी प्राप्त करना, कि भारत की जनसंख्या और शिक्षा की प्रगति की जानकारी के लिए ही जो है जनगणना करवाया गया था। लेकिन यहाँ पर हकीकत की बात यह है, जनगणना अंग्रेज इसलिए करवाते थे ताकि वह देख सके किन क्षेत्रों में जो है हिंदुओं की जनसंख्या अधिक है, किन क्षेत्रों में मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है। जिन क्षेत्रों में हिंदुओं की जनसंख्या अधिक होती थी वहां पर उनका सहयोग प्राप्त करके मुसलमानों से लड़वा दिया जाता था। जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या अधिक होती थी वहां पर हिंदुओं से उनको जो है लड़वा दिया जाता था, मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करके। तो इस प्रकार से जनगणना के पीछे जो अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था वो था भारतीयों को जातिगत रूप से लड़वाना, डिवाइड एंड रूल करना, ताकि ये अपने शासन व्यवस्था को आसानी से चला सके। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो साथियों, तो आप जो है एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपकी एक लाइक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आपको यह बहुत ही अच्छे से पता होगा कि आपका कीमती समय को हमने बचाया है, तो इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।